बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम हेलो एवरीवन। उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। आज जो हमारा टॉपिक है दैट इज़ द फंक्शन ऑफ क्रिटिसिज्म एट द प्रेजेंट टाइम बाय मैथ्यू अर्नोल्ड। बहुत ही इंटरेस्टिंग ऐसे हैं और इस ऐसे में हम इंट्रोडक्शन, समरी ऑफ द ऐसे और लास्ट में थीम्स को डिस्कस करेंगे। सो टाइम वेस्ट के बगैर लेट्स गेट स्टार्टेड। द फंक्शन ऑफ क्रिटिसिज्म एट द प्रेजेंट टाइम इज़ एन essay बाय मैथ्यू अर्नोल्ड, a 19th century English poet and critical critic। ये ऑब्वियसली मैथ्यू अर्नोल्ड ने लिखा है और मैथ्यू अर्नोल्ड 19th सेंचुरी के इंग्लिश पोइट थे। इन दिस ऐसे अर्नोल्ड डिस्कसेस द रोल ऑफ लिटरेरी क्रिटिसिज्म इन सोसाइटी, यानी जो लिटरेरी क्रिटिसिज्म है उसका सोसाइटी में क्या रोल है। ठीक है, मतलब जो लिटरेरी वर्क्स होते हैं, ऑब्वियसली जितने भी लिटरेरी वर्क्स हम लिखते हैं या कोई भी राइटर जब लिखता है इसको, तो ये सारी जो चीज़ें हैं तो ये सोसाइटी से रिलेटेड होती हैं। Even literature is all about like society. We express the society in words. And the importance of evaluating and interpreting literature for its moral and cultural significance। और आप उस चीज़ को कैसे इंटरप्रेट करते हो, ठीक है, उसको कैसे एवेल्यूएट करते हो, उन वर्क्स को क्या आपने देखना होता है उसमें। सो ये सारी चीज़ें इस ऐसे में मैथ्यू अर्नोल्ड ने बताई। अर्नोल्ड गिव्स फॉर अ डिसइंटरेस्ट एंड ऑब्जेक्टिव अप्रोच। और अर्नोल्ड जो है ऑब्जेक्टिव अप्रोच के फेवर में होते हैं। ऑब्जेक्टिव अप्रोच से मुराद ये है जिसमें आप अपने ये पर्सनल बायसेस वगैरह इंक्लूड नहीं करते। आप इस चीज़ को नहीं देखते कि भाई ये पॉइंट मुझे पसंद है तो मैंने इसको अप्रिशिएट करना है। आपने सबके वर्क्स को देखना है, फिर चाहे वो पॉइंट कहीं से भी हो, चाहे इंडिया का हो, पाकिस्तान का हो, या यूएस का हो, या यूके का हो, कहीं का भी हो, आपने उसके वर्क को देखना है और अप्रिशिएट करना है या क्रिटिसाइज़ करना है। Emphasizing the need for critics to evaluate the general intellectual and moral tone of society। और फिर उसमें जो है लाइक ये टोन वगैरह की बात की गई है, इंटेलेक्चुअल और मॉरल टोन। इसको आपने लाइक सामने रख के, यानी इसके बेस पे आपने किसी को वर्क को जो है क्रिटिसाइज या अप्रिशिएट करना है। He also explores the tension between the creative and critical aspects of literature। फिर इसमें क्रिएटिविटी और क्रिटिकल एस्पेक्ट ऑफ लिटरेचर की जो बीच टेंशन है उसको भी एक्सप्रेस किया गया। ये सारी चीज़ें हम डिटेल में नेक्स्ट जो स्लाइड्स उसमें डिस्कस करेंगे, ये सिर्फ इंट्रोडक्शन है। अर्नोल्ड emphasized the importance of criticism as means to evaluate and guide literature for the moral and cultural benefit of society। ओके, सो यहाँ से जो है समरी स्टार्ट होती है। सबसे पहले डिफिनीशन ऑफ क्रिटिसिज्म। Arnold begins by defining criticism as disinterested endeavor to learn and propagate the best that is known and thought in the world। अर्नोल्ड जो है क्रिटिसिज्म को कुछ ऐसे डिफ़ाइन करता है कि ये बहुत ही लाइक एक मुश्किल काम होता है कि जब आप किसी के वर्क को जो है क्रिटिसाइज़ करते हो, इसमें आप अपने इंटरेस्ट वगैरह को इंक्लूड नहीं करते। जैसे मैंने बताया ना कि आपने ऑब्जेक्टिव वे में करना होता है, आपने सब्जेक्टिव वे में नहीं करना होता। मतलब सब्जेक्टिव वे में जिसमें आप अपने पर्सनल बायसेस यानी अपने इमोशंस को इंक्लूड करते हो, सब कुछ इंक्लूड करते हो। लेकिन ऑब्जेक्टिव में ये होता है कि आपने इन चीज़ों से हट के, यानी जो राइटर जिस तरह लिखता है, आपने उसके वर्क को देख के उसके इस चीज़ों को नहीं देखना कि ये राइटर कहाँ कौन से मुल्क से हैं या कौन सी सोसाइटी से है, तो आपने उसके वर्क को देखना है। सो सेम टू सेम जिसमें हम अपने जो इंटरेस्ट वगैरह थे उसके साथ हमारी एक जंग होती है। मतलब जंग से मुराद ये है कि हमने अपने जो इंटरेस्ट वगैरह होते हैं उसको साइड पे रखना होता है। आपने किसी भी वर्क को जो है लाइक क्रिटिसाइज़ करना होता है या अप्रिशिएट करना होता है। तो ये चीज़ सीखना ये ऑब्वियसली लिटिल बिट क्रूशल होता है, मुश्किल होता है। क्रिटिक्स ड्यूटी। He argues that the critic's primary duty is to see the object as in itself, it really is, not as it stands related to this or that। और दूसरा पॉइंट क्रिटिक्स की ड्यूटी ये बताई गई है कि क्रिटिक्स की ड्यूटी क्या है, उसने किसी भी वर्क को ऑब्जेक्टिव वे में लेके जाना है। मैंने अभी आपको सिंपल वर्ड में बताया था ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव, ठीक है। सब्जेक्टिव सिंपल वर्ड भी से जिसमें आप अपने फीलिंग्स को इंक्लूड करते हो, ऑब्जेक्टिव जिसमें आप अपने फीलिंग्स यानी अपनी ज़ाती फीलिंग्स को जो है उनको साइड पे रख के किसी भी वर्क को जो है लाइक क्रिटिसाइज़ करते हो या अप्रिशिएट करते हो। तो हमारे जो राइटर है मैथ्यू अर्नोल्ड वो यही कहते हैं कि आपने ऑब्जेक्टिव वे को अपनाना है। टच स्टोन ऑफ क्रिटिसिज्म। टच स्टोन मेथड आपने अगर आपने इससे पिछले मैंने एक वीडियो बनाई थी, वो भी मैथ्यू अर्नोल्ड से रिलेटेड थी। सो उस वीडियो को अगर आपने नहीं देखा तो उसमें मैंने मैथ्यू अर्नोल्ड के जो टच स्टोन मेथड है उसको डिस्कस किया है।
सो आपने उस वीडियो को ज़रूर देखना है, टचस्टोन मेथड है क्या, और इससे रिलेटेड पेपर में क्वेश्चन ज़रूर आते हैं। अर्नोल्ड proposes that criticism should be based on a few fundamental ideas or touchstones, such as the best that has been taught and said, and are disinterested in order to learn and propagate these. अर्नोल्ड का ये मानना है, मैथ्यू अर्नोल्ड का, कि भाई आपने जब भी किसी के वर्क को क्रिटिसाइज़ करना है या अप्रिशिएट करना है तो इसका ये मतलब नहीं कि अगर राइटर पुराना है तो उसका वर्क अच्छा होगा। ठीक है, राइटर अगर पुराना है तो कुछ ऐसे वर्क्स होंगे जो बिल्कुल लोगों को पसंद नहीं आएंगे, और इसका ये मतलब भी नहीं कि अगर राइटर नया है तो उसके सारे वर्क अच्छे होंगे। मतलब आपने ये देखना है कि कौन सा राइटर कितना अच्छा है और कौन सा राइटर कितना, मतलब उसकी राइटिंग कितनी बुरी है या कितने लोग उसमें इंटरेस्ट रखते हैं। सो टचस्टोन मेथड में आपको यहाँ पे सिंपल में बता देता हूँ। टचस्टोन मेथड में हमने 3 चीज़ें डिस्कस करनी होती है। ठीक है, एक तो है टचस्टोन मेथड में क्या होता है, टचस्टोन मेथड इन पोइट्री। सबसे पहला मेथड है पर्सनल एस्टिमेट। पर्सनल एस्टिमेट, एस्टिमेट स्पेलिंग ESTIMAT। पर्सनल एस्टिमेट का मतलब क्या है, अब पर्सनल वर्ड किसे कहते हैं, शख्सी। तो इसका मतलब ये है जिसमें आप अपनी चॉइस को देखते हो, अपनी सोच। यानी अगर आप कहते हो कि भाई शेक्सपियर अच्छा है तो शेक्सपियर अच्छा ही होगा, क्योंकि आप सोच रहे हैं, आपकी पर्सनल व्यूज़ है, आप अपने पर्सनल व्यूज़ को इंक्लूड कर दें। मैं कहता हूँ अल्लामा इकबाल अच्छा है तो मेरे अपने पर्सनल व्यूज़ है भाई, मैं कहता हूँ अल्लामा इकबाल अच्छा है तो ओबियसली अल्लामा इकबाल अच्छे होंगे। ठीक है, इसी तरह दूसरा पॉइंट है हिस्टोरिक एस्टिमेट। हिस्टोरिक वर्ड ओबियसली क्या है, इसका मतलब है तारीख़ी। पोइट्री को लिखने वाला राइटर कितना पुराना है, इसका मतलब ये है, यानी हिस्टोरिक एस्टिमेट में हम ये देखते हैं कि पोइट्री को लिखने वाला राइटर कितना पुराना है। ग्रीक ने लिखा है अच्छा ही होगा, ठीक है, रोमन ने लिखा है तो अच्छा ही होगा। मैथ्यू अर्नोल्ड का, लेकिन अगेन यहाँ पे मैथ्यू अर्नोल्ड क्या कहते हैं, मैथ्यू अर्नोल्ड का ये मानना है कि पुराने होने का ये मतलब नहीं कि राइटिंग अच्छी है। ठीक है, मतलब अगर कोई राइटर पुराना है तो इसका ये मतलब तो नहीं कि राइटिंग अच्छी है उसकी। नए राइटर भी आ सकते हैं, नए राइटर की राइटिंग उससे बेहतर होगी। तीसरा पॉइंट है रियल एस्टिमेट, और ये इस मेथड में यानी रियल एस्टिमेट में जो है टचस्टोन मेथड इंक्लूड है, जिसके अंदर टचस्टोन मेथड आता है। अगर आपको किसी राइटर के वर्क को जज करना है, रियल एस्टिमेट में क्या है, अगर आपको किसी भी राइटर के वर्क को जज करना है तो आप हिस्ट्री में बेस्ट से बेस्ट राइटर के वर्क को उठाओ और फिर कंपैरिजन करो किसी भी वर्क के साथ। अगर सेम टू सेम है तो पोइट्री अच्छी है, नहीं तो नहीं। ऐसा कहते थे मैथ्यू अर्नोल्ड। और फिर जैसे मैंने बताया ना, ये टचस्टोन मेथड में इसने 4 राइटर्स के नाम भी मेंशन किए। सबसे पहला राइटर है होमर, HOMER। दूसरा राइटर है डेंटे, DANTE। तीसरा राइटर है जॉन मिल्टन। चौथा राइटर है शेक्सपियर, विलियम शेक्सपियर। अब इन 4 राइटर्स में से 2 है क्लासिक राइटर्स और 2 है नॉन क्लासिक। जो क्लासिक राइटर्स है वो है डेंटे और होमर, और जो नॉन क्लासिक है वो है विलियम शेक्सपियर एंड जॉन मिल्टन। तो आई होप आपको ये टचस्टोन मेथड की क्रिटिसिज्म की समझ आ गई हो। रिलेशनशिप बिटवीन क्रिएटिविटी एंड क्रिटिसिज्म। Arnold addresses the tension between creativity and criticism, highlighting that criticism is not a mere handmaiden to creation, but an independent and equally important endeavor. तो रिलेशनशिप बिटवीन क्रिएटिविटी एंड क्रिटिसिज्म का मतलब भी यही है कि यानी आप किसी भी वर्क को, जो उसका क्रिएटिव वर्क होता है, आपने कुछ लिखा है तो मैं उसको जब आप मेरे सामने ले कर आएंगे तो क्रिटिसिज्म करना ये भी कोई आसान काम थोड़ी है। अब क्रिटिसिज्म से मुराद ये नहीं कि भाई देखो, एक तो आप लोगों ने इस चीज़ को समझना है, लिटरेचर में क्रिटिसिज्म पॉजिटिव, अगर आप किसी को पॉजिटिव कमेंट करते हो तो ये भी क्रिटिसिज्म में आता है, और अगर नेगेटिव कमेंट करते हो तो ये भी क्रिटिसिज्म में आता है। तो मैथ्यू अर्नोल्ड का ये मतलब है कि ये उसकी क्रिएटिविटी होती है, लेकिन क्रिएटिविटी के साथ अगर आप किसी को क्रिटिसाइज़ करते हो, किसी के वर्क को क्रिटिसाइज़ करते हो, पॉजिटिव वे में हो या नेगेटिव वे में हो, आपके पास नॉलेज होनी चाहिए उस चीज़ की। लिटरेरी एग्जाम्पल्स। अर्नोल्ड ओपन रेफर्स टू स्पेसिफिक लिटरेरी बुक्स टू इलस्ट्रेट हिज पॉइंट्स। कुछ लिटरेरी एग्जाम्पल्स भी देता है। फॉर एग्जाम्पल ही डिस्कसेस शेक्सपियर यूनिवर्सलिटी एंड सोफोक्लिस इंड्यूरिंग मॉरल वैल्यूज सच एज ए एग्जाम्पल्स ऑफ दैट लिटरेचर शुड एस्पायर टू अचीव। अब जो शेक्सपियर है उसके राइटिंग में क्या यूनिवर्सलिटी होती है, ठीक है, जिसको हम अलमगीरी कहते हैं। और सोफोक्लिस के वर्क में क्या होता है, उसमें इंड्योर मतलब एक जो हमारे पास क्या कहते हैं ये प्रोटोगनिस्ट,
वो स्ट्रगल में रहता है। जैसे आपने एक वर्क इसका पढ़ा है सोफोक्लिस का, कौन सा था जिसमें ये मुझे याद नहीं आ रहा, जिसमें प्रोटोगनिस्ट जो है अपनी मदर के साथ जो है शादी कर लेते हैं, मुझे उस वर्क का नाम याद नहीं आ रहा, वो भी सोफोक्लिस का लिखा हुआ है। ठीक है, तो एडिपस, हाँ सॉरी, एडिपस रेक्स। एडिपस रेक्स वर्क क्या है, एडिपस रेक्स बाय सोफोक्लिस। उसमें क्या है, जो हमारे प्रोटोगनिस्ट है वो इंड्योर करता है, मतलब कोशिश करता है अपनी एक ट्रेजिडी होती है, ठीक है, जिसमें ये इवन इस ट्रेजिडी तक पहुंचता है कि ये अपनी मदर के साथ जो है शादी कर लेते हैं। तो फिर ये एग्जांपल हमारे जो राइटर है मैथ्यू आर्नल्ड उसने दिए कि जो शेक्सपियर, ये बहुत इंपॉर्टेंट एग्जांपल कि जो शेक्सपियर है उसके वर्क में यूनिवर्सलिटी होती है, और हमारे जो दूसरे राइटर सोफोक्लिस जैसे राइटर है उसके वर्क में आपने देखा होगा इंड्योर यानी मोरल वैल्यूज़ वगैरह ये सारी चीज़ें आ जाती है। क्रिटिसिज्म एंड कल्चर। He sees criticism as a means to refine the public's taste and evaluate the cultural and intellectual level of society. Arnold believes that the critique serves as guide, helping people distinguish between the excellence and the inferior. Excellent and inferior. कहते हैं कि अगर क्रिटिसिज्म और कल्चर की बात करें, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसको आप लोगों ने मिस नहीं करना, ठीक है, अगर पेपर में इससे रिलेटेड क्वेश्चन आता है। कल्चरल और क्रिटिसिज्म, और सेम टू सेम इसी तरह लिखना है। कल्चर और क्रिटिसिज्म या क्रिटिसिज्म और कल्चर में क्या है, इसमें ये बताया गया है कि भाई अगर आपने किसी के वर्क को क्रिटिसाइज़ करना है या वो करना है, अप्रिशिएट करना है, तो आपने ये नहीं देखना कि ये राइटर जो है, जैसे मैंने पिछले स्लाइड में बताया था कि ये राइटर पाकिस्तान के है, इंडिया के है, यूके के है, यूएस के है, बांग्लादेश के है या किसी भी मुल्क के, तो आपने ये नहीं देखना, आपने सिंपल उसके वर्क को देखना है। और आपने ये नहीं देखना कि भाई मुस्लिम है, नॉन मुस्लिम है, तो इसके वर्क को मैं अप्रिशिएट करूँगा, इसके वर्क को अप्रिशिएट नहीं करूँगा। आप लिटरेचर के स्टूडेंट हैं, आप अदब सीख रहे हैं, ठीक है, तो अदब में क्या होता है, अदब में आपके मॉरल वैल्यूज़ भी आ जाते हैं। और अर्नॉल्ड भी यही कहता है कि मैथ्यू अर्नॉल्ड भी यही कहते हैं हमें कि आप अपने कल्चर को थोड़ा साइड पे रख के आप जब भी किसी चीज़ को क्रिटिसाइज़ करते हैं तो आप ये ना देखें कौन सा वर्क एक्सीलेंट है या कौन सा इन्फीरियर है, आपने सिंपल उस वर्क को जज करना होता है यानी क्रिटिसाइज़ करना होता है। तो ये चीज़ें जो है बताई गई है। The touchstones of morality. Arnold structures introduces the touchstone of morality in criticism, asserting that literature should contribute to the moral and spiritual development of individuals in society. और अर्नॉल्ड का ये भी मानना है कि भाई अगर आप पोइट्री करते हैं तो आपकी पोइट्री में स्पिरिचुअलिटी होनी चाहिए, आपकी पोइट्री जो है लोगों के लिए एक मोटिवेशन होनी चाहिए, एक इंस्पिरेशन होनी चाहिए, ठीक है, तो ये बताया गया है इस पॉइंट में। फिर आप लास्ट पॉइंट क्या है, क्रिटिसिज्म एंड डेमोक्रेसी। अर्नॉल्ड डिस्कसेस द पोटेंशियल कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन पॉपुलर ओपिनियन एंड द क्रिटिक्स judgment. He argues for the critics' independence from public opinion and the need for a balance between individual taste and collective judgment. अब ऑब्वियसली एक बंदा है या इसमें इस पॉइंट में ये बताया गया है, अब सपोज़ मैं जिस रूम में बैठा हूँ उस रूम में मेरे पास बहुत से स्टूडेंट होंगे, ठीक है, अगर मैं कहता हूँ कि यार आपने इस चीज़ को क्रिटिसाइज़ करना, मैं किसी और वे में क्रिटिसाइज़ करूँगा और जो मेरे सामने स्टूडेंट होंगे या कुछ लोग होंगे वो किसी और वे में, तो आपने सबकी वैल्यू यानी सबके जो पॉइंट ऑफ व्यू है उसकी रिस्पेक्ट करनी है। ज़रूरी नहीं है कि आपके स्टूडेंट हैं तो वो आपके साथ जाएंगे, नो, आपने उनके जो चीज़ें हैं यानी अगर वो उस राइटर को क्रिटिसाइज़ कर रहा है तो कोई रीज़न होगा, ठीक है, कोई रीज़न है जिसके बेस पे उस राइटर को क्रिटिसाइज़ किया जा रहा है। तो अर्नॉल्ड भी यही कहता है, इस चीज़ को डिस्कस करता है कि ये कन्फ्लिक्ट नहीं होनी चाहिए बिटवीन पॉपुलर ओपिनियन एंड क्रिटिक्स जजमेंट, ठीक है, यानी एक और ये इसमें एक और चीज़ पॉइंट में इंक्लूड करूँगा, जैसे एक राइटर कहता है कि यार ये राइटर बहुत अच्छा है, ठीक है, जैसे सैमुअल जॉनसन कहता है कि भाई जॉन मिल्टन बहुत अच्छे हैं, तो सैमुअल जॉनसन जब कहते हैं कि जॉन मिल्टन बहुत अच्छे हैं तो भाई कुछ देखा होगा यानी कुछ उसके वर्क को पढ़ा होगा तभी वो कह रहे हैं। अब एक बंदा आता है, जैसे मैं आता हूँ, मैं कहता हूँ नहीं भाई जॉन मिल्टन तो कुछ है ही नहीं, मैं तो शेक्सपियर को लाइक करता हूँ। अब ये ज़रूरी नहीं है, कहता है अर्नॉल्ड भी इसी पॉइंट इस तरह एक्सप्रेस करता है कि ये ज़रूरी नहीं है कि अगर वो राइटर है यानी जो सैमुअल जॉनसन है उसने ये कहा है तो वो सही होगा, ठीक है। अब मैं एक कॉमन बंदा हूँ तो मैं अपने व्यूज़ रखूँगा, मेरी व्यूज़ की भी लोगों को रिस्पेक्ट करनी है। जो मेरे सामने स्टूडेंट होंगे या जो मेरे व्यूज़ को पढ़ेगा, सपोज़ मैं अगर यहाँ पे बोल रहा हूँ तो आपने मेरे व्यूज़ को रिस्पेक्ट देनी है, ठीक है, मेरे अपने व्यूज़, मेरी अपनी सोच होगी। जैसे मैंने आपको बताया ना टच स्टोन मेथड में एक मेथड आता है, टच स्टोन मेथड में एक पॉइंट आता है पर्सनल एस्टिमेट, जिसमें आपकी अपनी सोच होती है, मैं कहता हूँ ये राइटर अच्छा है या ये बुरा है।
अब एक और चीज़ मैं यहाँ पे इंक्लूड करूँगा, जो टच टोन मेथड है यहाँ, ये तो कवर हो चुका है, ये आई थिंक आपको समझ आ गई है। टच स्टोन मेथड में मैं एक पॉइंट भूल गया था। टच स्टोन मेथड मुकम्मल तौर पे फ्लॉप हो चुका था। उसकी वजह यह है क्योंकि टच स्टोन मेथड में हम कंपैरिजन करते हैं। कंपैरिजन से मुराद ये है, जैसे सैमुअल जॉनसन कहता है कि भाई जॉन मिल्टन बहुत अच्छे हैं, लेकिन मैं कहता हूँ नहीं भाई, जॉन मिल्टन तो कुछ है ही नहीं, मैं कहता हूँ शेक्सपियर बहुत अच्छे हैं। तो इससे क्या होगा, इससे एक कंट्रास्ट क्रिएट होती है, यानी एक राइटर को हम अच्छा कहते हैं, दूसरे को बुरा कहते हैं। तो ये जो टच स्टोन मेथड था ये मुकम्मल तौर पर फ्लॉप हो चुका था। कंक्लूजन क्या है? Arnold concludes by educating for a cultural elite that includes critiques to guide society toward intellectual and moral excellence. और हमारे राइटर मैथ्यू अर्नोल्ड भी यही कहते हैं भाई, अपनी सोसाइटी को जो है मॉरल एक्सेलेंस की तरफ लेके जाए, इंटेलेक्चुअलिटी की तरफ लेके जाए। और वो किस चीज़ के थ्रू? जब आप किसी चीज़ को क्रिटिसाइज़ करते हो या पोइट्री है, तो उस पोइट्री में आपकी मोटिवेशन होनी चाहिए, इंस्पिरेशन होनी चाहिए लोगों के लिए, और ये उसकी एक कंक्लूजन है। थीम, सबसे पहला थीम है फंक्शन ऑफ क्रिटिसिज्म। द सेंट्रल थीम revolves around the purpose and function of literary criticism in society. Arnold argues that criticism should serve a higher purpose beyond personal opinions. इसमें यह है, देखो यहाँ पे जैसे वर्ड मेंशन है पर्सनल ओपिनियंस, तो पर्सनल ओपिनियन में ये है कि भाई आप जब किसी चीज़ को क्रिटिसाइज़ करते तो अपने पर्सनल ओपिनियन को साइड पे रखें, आपने उसके वर्क को सही से पढ़ना है, सही से समझना है, और आपको उस लैंग्वेज पे ग्रिप होनी चाहिए, तभी आप उस चीज़ को क्रिटिसाइज़ कर सकते हैं या अप्रिशिएट कर सकोगे। दूसरा पॉइंट है डिसइंटरेस्टेडनेस। अर्नोल्ड stresses the importance of disinterestedness approach in criticism. Critics should maintain objectivity and avoid being sought by personal biases. इसमें भी यही बताया गया है। जैसे यहाँ पे मैं आप लोगों को दो वर्ड्स बता रहा हूँ, एक ये पर्सनल बायसेस, दूसरा ये ऑब्जेक्टिव। ये जो है सब्जेक्टिव होता है, SUB, ठीक है, सब्जेक्टिव। और ये ऑब्जेक्टिविटी आपको पता है। सब्जेक्टिविटी में क्या होता है, हम पर्सनल बायसेस को इंक्लूड, मतलब हम कहते हैं कि यार ये राइटर इंडिया का है, पाकिस्तान का है, तो ये बेस्ट होगा, ठीक है, UK का है बेस्ट है, UK का है, US का है बेस्ट है। ऐसा बिल्कुल नहीं होना चाहिए। अगर आप एक क्रिटिक हो तो आप इन चीज़ों से बाहर आके किसी भी वर्क को अप्रिशिएट कर सको, किसी भी वर्क को। और अब मैं कहता हूँ यार, जैसे यहाँ पे एग्जांपल है पर्सनल बायसेस, यानी पर्सनल बायसेस से मुराद यही है कि आप किसी को जब लाइक करते हो तो आप उसके हर चीज़ को लाइक करोगे, यानी हर चीज़ उसकी हर चीज़ को अप्रिशिएट करोगे, चाहे वो बुरा हो अच्छा हो, कोई भी वर्क वो लिखता हो। और ऑब्जेक्टिविटी में ये है कि भाई आप इन चीज़ों से बाहर आ जाओ और किसी भी वर्क को अपने वे में, यानी ये नहीं देखो अपने इमोशंस को साइड पर रख के किसी भी वर्क को अप्रिशिएट या क्रिटिसाइज कर सको। कल्चरल एंड मोरलिटी। Another significant theme is the role of literature and criticism in shaping cultural values and morality. Arnold believes that literature should contribute to the moral development of individual and society, and critiques play a crucial role in guiding the public toward morality enriching works. तो इसमें भी यही चीज़ मेंशन है कि आप अगर पोइट्री करते हैं तो आपकी पोइट्री में मॉरलिटी होनी चाहिए, आपकी पोइट्री लोगों के लिए इंस्पिरेशन होनी चाहिए, मोटिवेशन होनी चाहिए। जैसे यहाँ पे कहते हैं कि मोरल डेवलपमेंट इंडिविजुअल्स एंड सोसाइटी, किसके लिए? इंडिविजुअल सोसाइटी के लिए। रिलेशनशिप बिटवीन क्रिएटिविटी एंड क्रिटिसिज्म, ये भी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ठीक है, जिसमें ये ऑब्वियसली मैंने ये पिछले स्लाइड में डिस्कस किया था, आपको समझ आ गई होगी, ठीक है। जैसे ये रिलेशन बिटवीन क्रिएटिविटी एंड क्रिटिसिज्म, तो ये इसका एक थीम भी बनता है। सो दिस वाज ऑल अबाउट टुडेज़, ये आप लोग पढ़ लीजिएगा। आई होप दिस वीडियो हैज़ बीन हेल्पफुल फॉर यू। वीडियो पसंद आई है तो ज़रूर लाइक कमेंट शेयर कीजिएगा। कोई भी क्वेश्चन है आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, और हाँ, अगर आप लोगों ने कुछ सजेस्ट करना हो तो आप कमेंट सेक्शन में भी सजेस्ट कर सकते हैं, या पर्सनली भी आप बता सकते हैं मेरे व्हाट्सअप नंबर पे 0309099708 4। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, टेक केयर ऑफ़ योरसेल्फ।